नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं इंडियन रेलवे में जो ग्रुप बी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेलवे में ग्रुप बी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो दो तरीके से होता है। ये पहला होता है LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 30% होता है, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। और दूसरा होता है LGS लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज, 70%, जो कि सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के आधार पर होता है। तो ये रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं। तो आज मैं रेलवे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो AME और AWM के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये 19/2/2023 का क्वेश्चन पेपर है, पुराना है, बट यह आगामी LGS एंड LDC जो दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले मैं आगे देखता हूँ कि LGS एग्ज़ाम कैसे होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम बाई नायर, नायर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो रेलवे ऑफिसर्स के लिए है, ये बड़ौदा में है, गुजरात में। फार यही कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 70% LGS AME AWM के लिए। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 110 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नीड टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स पासिंग के लिए 60 मार्क्स है। ड्यूरेशन 2 घंटे का रहता है। अब इसमें पार्ट ए और पार्ट 2 रहता है, बी रहता है। तो पार्ट ए में प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी आप मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल रहेगा। इसमें तीनों डिपार्टमेंट रहते हैं। मैकेनिकल का रहता है C&W, और जो है दूसरा रहता है वर्कशॉप का, और लोको पायलट्स। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिला करके एग्ज़ाम रहता है। तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रहता है, राजभाषा। इसमें 80 क्वेश्चंस रहता है वो। तो टोटल 80 में जो है आपको 70 अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में से। और पार्ट बी इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल रहता है, जो कि 30 रहता है, और ये टोटल 30 आपको करना रहता है। दूसरा जान लें कि करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3 डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये LGS का रूल है। LDC के लिए अलग है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 110 क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब चूँकि ये 110 क्वेश्चन है तो वीडियो बड़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको सॉल्व करूँगा। और जनरली वैसे भी रहता है, लोग 1.5 और 1.75x स्पीड में देखते हैं, तो जो कि बेहतरीन होता है लंबे वीडियो को देखने के लिए। बट मैं यहाँ पर एश्योर करना चाहता हूँ कि आपको केवल 110 क्वेश्चन ही नहीं तैयार होगा। अगर आप यह वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपको कम से कम 200 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन और उससे संबंधित जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार होंगे और बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए, मैं समय न लेते हुए आपका पहला ये शुरू करता हूँ कि पार्ट ए का क्वेश्चन जो 19/2/2023 को AME AWM का लिए एग्ज़ाम हुआ है उसको, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 1 वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड ईच यूनिट वाइज। तो देखिए, इसको वर्किंग टाइम टेबल यानी WTT कहते हैं। तो यह इंडियन रेलवे में हर एक डिवीज़न के लिए होता है। तो ये डिवीज़न वाइज जो है इशू किया जाता है। एक होता है PTT पब्लिक टाइम टेबल, जो कि वो सिंगल होता है, रेलवे बोर्ड जो वहाँ से इशू किया जाता है, जो रेलवे स्टॉल वगैरह पे मिलते हैं। तो बी वेरी क्लियर वर्किंग टाइम टेबल। और इसमें क्या रहता है कि ये हर एक डिवीज़न का रहता है, सेक्शनल स्पीड रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसके वर्किंग टाइम टेबल में रहता है, ग्रेडियंट्स रहता है। तो ये इसमें एक्सप्लेन किए गए रहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग टाइम टेबल। दूसरा क्वेश्चन है कि अलाउंसेज ऑफ इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेन रनिंग इज मेंशनड इन। तो कमर्शियल टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल, पीवे मैनुअल एंड। देखिए, मैं इसको अभी एक्सप्लेन किया कि वर्किंग टाइम टेबल, तो वर्किंग टाइम टेबल में ही आपका इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस भी रहता है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसेंजर ग्रीवियंसेज रिड्रेसल सेल। तो देखिए, ये क्या पोर्टल, तो पोर्टल में क्या है कि एक तो रेल मदद है। तो ये रेल मदद जो है यही आपका पैसेंजर ग्रीवियंसेस रिड्रेसर पोर्टल है, जो कि बहुत पॉपुलर है।
इसमें आप अपना कोई भी शिकायत कर सकते हैं। IREPS जो है ये तो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये स्टोर के लिए यूज किया जाता है। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप लीव एंड पास अप्लाई कर रहे हैं। RESSS रेलवे एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज। तो ये आपका देखिए कि ये तीनों भी तैयार हो गया और रेल मदद आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो गए। यदि किसी भी का फुल फॉर्म पूछ लिया, इस तरह से मैं अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग डे टाइम बोथ डे एंड नाइट ओनली नाइट टाइम। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि ODC ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो रहता है रेलवे का, वो A क्लास, B क्लास और C क्लास होता है। तो ये 3 क्लास हैं। तो यहाँ पर जो है ये C क्लास के बारे में पूछ रहा है। तो A और B ये क्या होते हैं कि ये डे एंड नाइट दोनों में चल सकते हैं, A एंड B। लेकिन C वाला जो होता है ये केवल डे लाइट के लिए है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन प्रिपरेशन ऑफ GDR। GDR मतलब गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई रेक जाता है तो जहां पर C&W डिपार्टमेंट के JE या SSC नहीं रहते हैं या कोई स्टाफ नहीं रहता है C&W, तो उस गाड़ी का GDR टेस्ट किया जाता है, गार्ड एंड ड्राइवर। तो बट नेचुरल है कि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर रहेंगे। इसमें कह रहा है नॉट टेक पार्ट, तो कौन पार्ट नहीं लेता है? ASM नहीं लेता है। बट GDR में यानी लोको पायलट और गार्ड ट्रेन मैनेजर लेते हैं, लेकिन ASM नहीं लेता है। तो आंसर हुआ ASM 3 नंबर का, ये ऑप्शन करेक्ट है। बट आपकी जानकारी के लिए रहे, GDR में लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर जो बनाते हैं, एक कॉपी स्टेशन मैनेजर को देते हैं या स्टेशन मास्टर को, बट ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर आफ्टर। रेलवे एक्सीडेंट में गोल्डन आवर क्या होता है? रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिस्टोरेशन वर्क बिगिंस, नहीं। द ART आर्मी, नहीं। द एक्सीडेंट टेक प्लेस, दिस इज द राइट आंसर। एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद का जो फर्स्ट आवर होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर। ये बहुत ही प्रीसियस होता है, जिसमें बेहतरीन तरीके से अगर रेस्क्यू एंड रिस्टोरेशन वर्क किया जाए तो इसमें सबसे पहले जान माल को बचाया जाता है, ह्यूमन लॉसेस वगैरह को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक पैरामीटर इज नॉट मैंडेटरली टू बी मेजर्ड एट द साइट। रेल दुर्घटना के केस में निम्नलिखित में से किस रोलिंग स्टॉक पैरामीटर के साइट पर मापना अनिवार्य नहीं है? यानी एक्सीडेंट के बाद कौन सा मेजरमेंट नहीं किया जाएगा? बोगी क्लियरेंस, व्हील डायमीटर, व्हील गेज। तो ये तो तीनों लेते हैं, ये एक्सीडेंट के बाद ये तीनों पैरामीटर मेजर किया जाता है। तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, इसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ये आगे चलते हैं, इसमें 8वां क्वेश्चन है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन लेवल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फैसिलिटेटिंग मेडिकल अटेंशन एट द साइट, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रेस्टोरेशन। देखिए डिवीजन जो होता है हमेशा रेस्क्यू, रिलीफ एंड रेस्टोरेशन इन सब के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन नडाल्स फार्मूला डिक्टेट्स दैट द डिरेलमेंट कोफिशिएंट इज। नडाल्स फार्मूला Y/Q इक्वल टू होता है ये कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन रहता है और फ्लेंज एंगल, यानी Y/Q जो रहता है ये होता है tan थीटा माइनस म्यू बटे 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो इसको निकालते हैं, ये नडाल फार्मूला बना हुआ था। इसमें क्या होता है कि Y/Q लेस आर इक्वल टू 1.4 होना चाहिए, एंड जनरली सेफ रनिंग के लिए Y/Q इक्वल टू 0.8 से 1 के बीच होना चाहिए। The Disaster Management Plan 2019 issued by the Indian Railway Safety Directorate contains guideline related to flood, earthquake, cyclones, yes, crowd management and role of RPF, yes, train accident, इसमें से सभी है, इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
While classifying railway accident, fire in a train is classified in which category of accident? देखिए जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इसके अनुसार जो है फायर के लिए B1 B2, लेकिन B1 B2 को जानने तो A1 से A7 जो है ये कोलिजन के लिए आता है और D जो है डिरेलमेंट के लिए होता है। तो आपको ये भी दोनों क्वेश्चन तैयार हो गया और फायर के लिए B1 से B7। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ART मस्ट हैव 140 टन क्रेन। देखिए ART जो है इसमें A क्लास, B क्लास और C क्लास रहता है। तो A क्लास में 140 टन रहता है विथ मैचिंग ट्रैक, मैच ट्रैक जो रहता है, इसलिए इसका आंसर हुआ है A क्लास। B और C में नहीं रहता, C तो केवल टूल वैन वाला रहता है और B में 140 टन का क्रेन नहीं रहता। तो आपका इसलिए इसमें 3 तैयार हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिटवीन ए लोडेड रेक एंड एम्प्टी रेक ऑन द सेम रूट विच वन इज द ग्रेटर रिस्क ऑफ डिरेलमेंट प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो देखिए अगर एम्प्टी चलता है तो वो ज़्यादा डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रहेगा, चांस रहेगा, ग्रेटर रिस्क रहेगा एम्प्टी रेक में। कॉमन लॉजिक में आप इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस मेड ट्रेन सेट। मैं ट्रेन सेट के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन सेट मीन्स कि वंदे भारत है, तो वंदे भारत को जो है अभी ट्रेन सेट या ट्रेन सेट V.2 कहते हैं। तो उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाया हूँ जो कि हमारे इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, तो आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ये इंडिजीनियस मतलब मेक इन इंडिया है और इसको ICF ने बनाया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। 15 नंबर एट व्हाट वोल्टेज डज द बैटरी इन रेलवे कोचेस सप्लाई पावर। रेलवे कोचेज जो बैटरी है ये 110 वोल्ट सप्लाई करता है। चूँकि ये डिफरेंट रेटिंग में रेलवे के बनाए जाते हैं, अदरवाइज लोग अगर 230 वोल्ट और 240 वोल्ट के ऐसे आएंगे तो लोग घर पर उठा करके लेके आएंगे, इसलिए ये डिफरेंट रेटिंग के बनाए जाते हैं। तो बैटरी से जो है रेलवे में 110 वोल्ट का रहता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय WFCZAC। तो देखिए जेड लगा है तो यानी चेयर कार है, AC तो है ही, और W लगा है तो फर्स्ट क्लास है। तो अब देख लीजिए एयर कंडीशनड एग्जीक्यूटिव चेयर कार विथ EOG है और यहाँ विथ सेल्फ जनरेटर, तो यस रहता तो सेल्फ जनरेटर होता, इसलिए ये 1 नंबर है। व्हाट इज मैंडेटरी पीरियाडिसिटी फॉर क्लीनिंग इंस्पेक्शन एंड ग्रीसिंग ऑफ द रोलर बेयरिंग ऑफ ICF का क्या होता है कि ये एवरी IOH में किया जाता है। व्हाट इज द पीरियाडिसिटी ऑफ सब्सिड्यूल 2 इन LHB कोचेस। देखिए LHB का SS1, SS2 और SS3 3 रहते हैं जो सब्सिड्यूल हैं। तो SS1 जो है वो 18 मंथ में होता है, SS2 36 मंथ में। तो यहाँ 36 मंथ है या 12 लाख किलोमीटर विच ईयर इज अर्लियर, तो दिस इज राइट आंसर। जबकि यहाँ पर दिया है विच ईयर इज लेटर, इसलिए ये गलत आंसर रहेगा। यहाँ विच ईयर इज अर्लियर जो पहले हो, और 18 मंथ जो है SS1 के लिए है और 72 मंथ जो है एंड ये SS3 के लिए है। तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर। और लाख किलोमीटर में रहेगा 6, 12 और SS3 के लिए रहेगा तो 18 लाख किलोमीटर, विच ईयर इज अर्लियर ही रहेगा तीनों के केस में। चूज द रोलिंग स्टॉक हैविंग लोवेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स। राइडिंग इंडेक्स क्या होता है कि ये कंफर्ट लेवल चेक करने के लिए रहता है। इसको जो है हर एक डिज़ाइन किया गया RDSO के द्वारा ये निकाला जाता है। इसमें ICF के लिए 3.5 होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है। LHB के लिए 2.5 है और ये यहाँ पर BLC और ये दिया है ये लगभग 4 से ऊपर ही रहते हैं, ग्रेटर देन 4। तो इसलिए कह रहा है कि लोवेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो LHB का ही है 2.5, तो LHB है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ LHB कोच ओवर CBC यानी सेंटर बफर कपलर के साथ में दोनों साइड के CBC को मिला लेंगे तो जनरली हम जानते हैं 24 मीटर कहा जाता है, जिसको हम
24,000 EMM भी लिखते हैं। तो ये आपका CBC टू CBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइटेरियन फॉर द टायर टर्निंग ऑफ सेल्ड। सेलिंग के लिए, व्हील सेलिंग के लिए डेप्थ ऑफ व्हील सेलिंग 1.5 यस करेक्ट होता है। लेंथ ऑफ सेलिंग के लिए 40 mm होता है। देखिए व्हील सेलिंग में ये 3 कंडीशंस रहते हैं, एक तो 1.5 mm, दूसरा 40 mm रहता है। डेप्थ ऑफ हॉलो टायर रीच 3 mm। तो अब इसमें देखिए ओनली ए, ओनली बी, सी, ओनली ABC कोई भी हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मिनिमम ब्रेक पावर इज मैंडेटेड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर एग्जामिनेशन एंड प्राइमरी डिपो से कोई भी गाड़ी मेंटेनेंस होकर के जाता है तो उसका 100% BPC रहता है। यहाँ करा है ब्रेक पावर, यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है 100%। 90%, अब ये एडिशनल क्वेश्चन जान लीजिए, 90% इन रूट के लिए परमिटेड है पैसेंजर कोचेज, बट इन केस ऑफ LHB के केस में ये 95% रहेगा। ठीक है, ये LHB के लिए है। बाकी आप समझ लीजिए ये ICF के लिए हो गया। तो ICF के लिए इन रूट 90%, LHB के लिए इन रूट 95%। बट ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कितना ब्रेक पावर प्राइमरी डिपो से मेंटेनेंस होने के बाद, राइट आंसर 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्लियर मेंटेनेंस टाइम शुड बी गिवन एट द प्राइमरी एंड फॉर ट्रेन रनिंग अंडर द राउंड ट्रिप पैटर्न। अगर इस पर चल रहा है तो कोई भी पिट लाइन एग्जामिनेशन जो हमारा प्राइमरी ट्रेन होता है प्राइमरी मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग, वो 6 आवर्स रहता है एज पर द मैनुअल। अगेन मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ एज पर पैटर्न ऑफ द रेलवे बोर्ड मैनुअल्स जो गाइडलाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही ये है। ड्यूरिंग कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ द कोच ट्रेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी बाई ELP लोको पायलट बिफोर ड्रॉपिंग ऑफ प्रेशर बाई गार्ड के लिए क्या है, A9 हैंडल इज केप्ट न्यूट्रल, ये तो रहता ही है। कटिंग ऑफ एयर सप्लाई फॉर क्लोजिंग ऑफ BP बिटवीन द C2 रिले वाल्व, ये भी रहता है। लोकोमोटिव शट डाउन, यस ये नहीं होता है, तो ये नॉट मैंडेटरीली कह रहा है, नहीं तो यही नहीं रहता है, शट डाउन नहीं करता है लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ द कोच ड्रॉप इन द BP एंड FP प्रेशर शुड नॉट एक्सीड। तो कोई भी ट्रेन होता है हमारा, उसमें लीकेज टेस्ट करते हैं तो इसमें 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का लीकेज रेट परमिटेड होता है। तो इसमें देखते हैं 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो दिस वन इज द राइट आंसर। दिस इज द लीकेज रेट विच इज परमिटेड फॉर द पैसेंजर ट्रेन्स। एज वेल एज वैगन्स के लिए भी है यही रेट है, लीकेज रेट BP एंड FP के लिए। 26 में क्वेश्चन नंबर है रेट ऑफ प्रेशर रिडक्शन इन BP ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ द कोचिंग रेक। देखिए कोचिंग में 2 तरह के हम टेस्ट करते हैं, वैसे ये टेस्ट किया जाता है सिंगल कार टेस्टिंग के लिए, तो उसमें सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो जिसमें 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड होता है, ब्रेक शुड अप्लाई। और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो जिसमें कि 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। तो राइट आंसर इसका 4 है, बट इसमें ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ये क्लियर रहना चाहिए, और इसमें ब्रेक शुड अप्लाई। तो सो दैट DB का इनसेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है कि अगर इस रेट से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड के रेट से BP या FP कोई भी हो ड्रॉप हो तो DB शुड नॉट सेंस, यानी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज जो लीकेज रेट जो हमने बताया यहाँ 0.2 kg पर सेंटीमीटर, इस पर भी सेंस करता रहेगा तो उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो इसके लिए सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो आपका यहाँ 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिकलाइन वर्कशॉप द वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर शुड नॉट exceed the permissible maximum limit on the same coach in BG कोचिंग। तो यहाँ करा है एक कोच में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक कोच होता है सेम एक्सल पर 0.5, नोट कर लीजिए, सेम एक्सल कोच के लिए बता रहा हूँ, सेम एक्सल पर 0.5, सेम ट्राली में 5 mm और सेम
कोच में 13 यानी 2 ट्राली रहती है तो दोनों ट्राली में 30। तो अब इसमें देखिए तो इसमें से 13 चूँकि यहाँ पर सेम कोच कह रहा है तो यहाँ पर 13 चाहिए, वो 13 का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ICF कोच द वर्टिकल लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोच टू बोगी थ्रू। ICF कोच बात कर रहा है। ICF कोच में साइड बियरर होता है, सेंटर पिवट होता है, साइड बियरर से ही हमारा लोड ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द फोर्स्ड कंपोनेंट इन फीएड बोगी इज। देखिए फीएड बोगी जो आपके LHB में लगा हुआ है उसको हम फीएड बोगी बोलते हैं। अब ये फीएड बोगी लगा है तो इसमें कह रहा है फोर्स्ड कंपोनेंट। तो फोर्स्ड कंपोनेंट जो ऑप्शन दिया है, प्राइमरी बम्प स्टॉप, कंट्रोल आर्म ब्रेकेट, ट्रैक्शन, इसमें कंट्रोल आर्म ब्रेकेट जो होता है ये फोर्स्ड है। रिमेंस आल जो है सभी कास्टिंग वाला ही है। तो LHB के फीएड बोगी में मैक्सिमम सभी को समझ लीजिए कि आपका कास्टिंग है, केवल ये कंपोनेंट कंट्रोल आर्म ब्रेकेट जो है ये फोर्स्ड है। 30 नंबर का क्वेश्चन, इन रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स आर चेंज्ड। रेट क्या रहता है? रेट है 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विथ रेफरेंस टू रेलवे वर्कशॉप द टर्म प्रोफार्मा ऑन कास्ट डज नॉट कंप्राइज डायरेक्ट लेबर के लिए है। तो इसमें भी ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं। हाउ आर SSCs पेड इंसेंटिव इन द CLW पैटर्न? चित्रंजन लोको वर्कशॉप के पैटर्न के अनुसार क्या है? तिरुपति पैटर्न ग्रुप इंसेंटिव स्कीम एज वेल एज इन तिरुपति में भी ये क्या है कि SSC के लिए जो पेड इंसेंटिव की बात कर रहा है। तो इसमें रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर आया था वो आया था कि एट द रेट ऑफ 15% तो मिलेगा बेसिक ऑफ 7th CPC, बट बेस्ड ऑन द प्री MACP पे दोज हु गाट MACP। हाँ, अगर आप MACP पा जाते हैं तो भी आपको 15% ही मिलेगा, लेकिन वो जो MACP के पहले मिल रहा था उसी पर। तो ये इसमें 2 नंबर का राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। इन रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW इंसेंटिव स्कीम इन दिसंबर 2022 सेक्शन इंसेंटिव 40% है। इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर हैं 186 आवर्स, आवरली रेट 87 है। तो 40% कर लेने से इसका आंसर जो है वो 5.78 दिया हुआ है। तो ये आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 34 नंबर है, लिमिट ऑफ मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वर्कर्स वर्किंग इन ए रेलवे वर्कशॉप आर इम्पोज्ड बाई। देखिए रेलवे में काम करने के लिए कुछ एक्ट्स हैं जिनमें दिया गया है, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, नेशनल लेबर रिलेशनशिप एक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है वर्कर्स का मैक्सिमम, कारखाने में कार्यरत कार्य में अधिकतम घंटे नियम हमेशा ये फैक्ट्री एक्ट से है। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग लागू है। वर्कमैन कंपनसेशन मिनिमम वेजेज एक्ट मिनिमम वेजेज के लिए ही है, एज पर नेम ही है। ट्रेड यूनियन एक्ट तो यूनियंस के लिए है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है फैक्ट्री एक्ट, तो इसको जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्डिंग पावर सोर्सेज यूज्ड फॉर MIG एंड मैग। मेटल इनर्ट गैस के वेल्डिंग के लिए क्या कह रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पावर सोर्स का क्या रहता है। तो इसमें क्या है, मिग के लिए कांस्टेंट करंट, तो करंट कांस्टेंट नहीं रहता, करंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट, वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमर एप्लीकेशन इन द पेंटिंग। पेंटिंग के लिए जो प्राइमर एप्लीकेशन होता है तो प्राइमर का एप्लीकेशन ही किया जाता है करोजन को रोकने के लिए। तो ये करोजन प्रिवेंशन ऑफ बेस मेटल, इसी के लिए प्राइमर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग USFT टेक्निक इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द रेलवे एक्सल। रेलवे एक्सल में ये जो टेस्ट किया जाता है ये फार इंड स्कैनिंग होता है। टेस्टिंग के लिए इंटरनल क्रैक्स को चेक करने के लिए ये किया जाता है पूरी तरह से इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक कैन डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट्स।
नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब, नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें जो सैंपल पीस है ये यूज किया जा सके, अगेन दैट कैन बी यूज्ड। और डिस्ट्रक्टिव में होता है कि जिस पर जो सैंपल पीस होता है इसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो जाइक्लो टेस्ट, डाइपेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट, नन ऑफ दीज। देखिए ये हैं तो तीन के तीनों नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, लेकिन जो सरफेस की बात कर दिया है यहाँ पर सरफेस डिफेक्ट के लिए, तो सरफेस के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं, MPIT करते हैं। ये दोनों जो है इंटरनल क्रैक्स के लिए हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइल रबर NBL, जो एक्चुअल में ये NBL नाइट्राइल बुटाडिन रबर होता है, तो ये क्या रहता है, ऑयल रेजिस्टेंस, ये यूज किया जा रहा है। द टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ द LHB कोच। यस, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। LHB कोच में एक्चुअल में इपॉक्सी PU पेंट किया जा रहा है, पॉलीयूरेथेन प्लेट, बहुत अच्छा शाइनिंग आता है, और दैट इज़ रेजिस्ट, जो ऊपर से रहता है वो स्क्रैच के लिए रजिस्ट करता है, तो इसमें इपॉक्सी PU पेंट है LHB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स टू बी एब्जॉर्ब एनर्जी। देखिए, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली विथ फ्रैक्चर इज कॉल्ड, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये इसको कहा जाता है टफनेस। टफनेस जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, प्लास्टिकली डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, टूटने से टूटता नहीं। और हार्डनेस जो है, हार्डनेस में क्या करता है कि हार्डनेस इट्स रेजिस्ट टू स्क्रैच, ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें भी अगर हम कहें तो इसमें क्या रहता है कि जैसे अभी रेजिलियंस की बात कर लें, तो इसमें क्या होता है कि ये भी एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म इलास्टिकली हो जाता है। और अगर स्टिफनेस को भी हम एक्सप्लेन करें तो स्टिफनेस में क्या करता है कि ये आपको बताते हैं, ये रेजिस्ट डिफॉर्मेशन स्टिफनेस जो करता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट मार्क्ड ऑन द इंड फेस ऑफ द BG कोच एक्सल। BG कोच एक्सल पर क्या क्या नहीं रहता है, तो व्हील कास्ट नंबर, साइन ऑफ UT रहता ही है, एक्सल सीरियल नंबर, व्हील कास्ट नंबर नहीं मार्क्ड रहता है। अगला हम देखते हैं, परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड इन BG वैगन की बात कर रहा है, तो वैगन में 60 mm होता है। तो बात आता है कोच में क्या रहता है, तो कोच में 50 mm होता है, और लोको में कितना, तो लोको में भी 50 mm रहता है। तो आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। वैगन में 60 mm फ्लैट प्लेसेज रहता है, कोचिंग में अलाउड होता है ये इन रूट, और कोच में 50 mm और लोको में भी 50 mm। द ब्रेक पावर ऑफ CC रेक, क्लोज्ड सर्किट रेक, वैगन में जो चलता है, इसके लिए नोडल पॉइंट पर बोल रहा है, यानी होम डिपो जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वहाँ पर निकलते समय ब्रेक पावर का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। तो वेरी क्लियर, ब्रेक पावर परसेंटेज मस्ट बी 100% फॉर द CC रेक। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेक फॉर वैगन इंस्पेक्शन के लिए। एक होता है CC रेक, दूसरा होता है प्रीमियम रेक, तीसरा होता है इंड टू इंड एग्जामिनेशन। तो जो इंड टू इंड रहता है, इंड टू इंड मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इंड टू इंड के लिए 90% रहता है BPC। अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और जो प्रीमियम होता है उसके लिए 95%। ये जो मैं बता रहा हूँ ये होम डिपो से है, और CC रेक के लिए आपका 100%। तो आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम इंड टू इंड रेक विल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज। तो देखिए, हमने प्रीमियम रेक का इंड टू इंड का बताया, प्रीमियम इंड टू इंड का BPC तो बताया 95%, बट इसकी BPC की वैलिडिटी रहती है 12+3 डेज। तो ये आपका कन्फर्म हो। इन 1 यूनिट ऑफ BLC, बोगी लो प्लेटफार्म कंटेनर वैगन, BLC का मतलब हो बोगी लो प्लेटफार्म कंटेनर वैगन, जिसमें कंटेनर लोडेड होते हैं, तो उसमें आपको पता हो कि A रहता है, A कार और B कार रहता है। तो A कार B कार कितना रहता है, 2 A कार होता है और 3 जो है B कार होता है, इसको हम एक यूनिट बोलते हैं। तो ये जो है BLC में रहता है। तो यहाँ से आपका हो गया, क्लियर हो गया कि 3 जो है B कार रहेगा। तो आंसर हो गया।
टाइप ऑफ बोगी इन BBZI वैगन। वैगन में जो लास्ट डिब्बा होता है जिसमें गार्ड या ट्रेन मैनेजर जो जाते हैं उसकी बात कर रहा है, तो BBZI इसको आप याद कर लीजिए, आई है तो ICF बोगी है, और पहले था BBZC और BBCM। तो यम वाले में मॉडिफाइड है, उसमें कैसनब बोगी लगा हुआ है, BBZC 4 व्हीलर है। तो आपका यहाँ 3 तैयार हो गया, BBZC भी हो गया, CM भी हो गया, BBZI भी हो गया, आई मतलब ICF बोगी लगा है। सेट ऑफ 5th and 6th डिजिट इन 16 डिजिट वैगन नंबर। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये 16 डिजिट नहीं होता है, ये 11 डिजिट होता है वैगन का नंबर। अब इसमें ये पूछ रहा है कि 5वां और 6वां डिजिट क्या डिनोट करता है। तो आपको बता दें 11 में जो है, 11 डिजिट में क्या रहता है, पहला 2, फिर 2 डिजिट, और फिर 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 1 डिजिट, ऐसा रहता है, ये डिजिट है। अब इसमें क्या हो गया कि ये देखिए कि पहला 2 डिजिट जो होता है इसको कैसे याद करेंगे। तो इसमें आप जान लीजिए कि इसको कर लीजिए TOYIC, आपको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए कैसे होगा। ये पहला 2 डिजिट हो गया T, टाइप ऑफ वैगन। दूसरा 2 डिजिट हो गया O, ओनिंग ऑफ रेलवे। तीसरा 2 डिजिट हो गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चौथा जो डिजिट हो गया 4 डिजिट, मतलब ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट जो रह गया ये हो गया है, ये उसका खुद का नंबर हो गया, वैगन का नंबर। और ये लास्ट जो डिजिट हो गया ये चेक डिजिट होता है। तो अब आप देख लीजिए ये हो गया इंडिविजुअल वैगन नंबर। तो इसको याद करने के लिए TOYIC, फर्स्ट 2 डिजिट यानी पहला और दूसरा डिजिट ये हो गया टाइप ऑफ वैगन। तो तीसरा और चौथा डिजिट हो गया ओनिंग रेलवे। फिर 5वां और 6ठा डिजिट हो गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका ये आंसर राइट है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और हर साल एग्ज़ाम में चाहे वो LGS का हो या LDC का हो, ये क्वेश्चन इस तरह का रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर IRCA पार्ट 3, एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिकलाइन वर्कशॉप द वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑन द सेम वैगन ऑफ BLC। देखिए बी वेरी क्लियर, जो BLC वैगन है दैट इज ट्रीटेड एज लाइक ए कोच। कोच में मैंने बताया कि सेम में 0.5 सेम एक्सल में, और सेम ट्राली में 5 mm, और सेम कोच में 13। तो सेम जो ये फंडामेंटल्स है दिस इज अप्लीकेबल फॉर द BLC वैगन। तो यहाँ पर कह रहा है सेम वैगन में मीन्स कि 13 mm, तो द आंसर इज 13 mm 1। 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं हम। मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इन लोडेड कंडीशन। तो जस्ट आई वुड लाइक टू क्लियर हियर कि जो बफर हाइट होता है ये हमारा 1090 से ये 1105 तक रहता है नॉर्मल कंडीशन, और 1030 जो होता है mm ये लोडेड कंडीशन में, यल कर दिया इसको नॉर्मल कंडीशन में। दिस इज द अलाउड लिमिट ऑफ द बफर हाइट। तो यहाँ लोडेड कंडीशन में कहा है, तो लोडेड कंडीशन में 1030 यानी 1030 mm ये रहेगा। तो यहाँ भी आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए। इसलिए मैं कहा था कि नॉट ओनली 110 क्वेश्चंस, जो आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपका लगभग 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द कपलर इज यूज्ड बिटवीन B कार एंड B कार इन द सेम BLC वैगन। तो देखिए BLC वैगन में बी वेरी क्लियर, जो A रहता है उसके एक एंड पर CBC लगा रहता है, दूसरे एंड पर SDB लगा रहता है, स्लाइकलेस ड्रॉप बार। तो आप ये समझ लीजिए 5 का यूनिट बताया मैंने, 2 A रहेगा और 3 B रहेगा। बट इसको जोड़ते कैसे हैं, पहले A फिर इसके बाद जो है B रहेंगे, B प्लस B प्लस B प्लस A। तो A के लास्ट में और इधर लास्ट में CBC रहेगा, रिमेंस जितने भी ये जोड़े जाएंगे वहाँ पर स्लाइकलेस ड्रॉप बार रहेगा। तो आपका बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया।
फुल फॉर्म ऑफ ATL इन BLC वैगन। अब देखिए BLC का मतलब है बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन, तो इसके प्लेटफॉर्म पर कंटेनर को रख दिया जाता है, बट कंटेनर स्टेबल रहे, चूँकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा जाएगा, तो इन रूट जो है वो गिर ना जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, ATL लगा दिया जाता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। तो ये ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है ATL का फुल फॉर्म जो पूछा है। और BLC A या BLC B में 8 ट्विस्ट लॉक लगे रहते हैं, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कितने नंबर्स ट्विस्ट लॉक होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया कि 8 नंबर्स ट्विस्ट लॉक इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर शंटिंग ऑफ द टैंक वैगन अंडर लोडिंग अनलोडिंग। शंटिंग इन सच कंडीशंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरवल ऑफ ROH इन BTPN, ROH एंड POH, BTPN का POH 6 ईयर्स एंड ROH 18 मंथ, तो ये तो डेटा आपको याद करने वाली चीज़ है। इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ रोलिंग स्टॉक ई डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन द SAB। देखिए वैगन में क्या है, रोलिंग स्टॉक वैगन जो अभी चल रहा है उसमें SAB लगा हुआ है, स्लाइक एडजस्टर बैरल। तो SAB जो होता है इसके द्वारा हम, और कंट्रोल रॉड हेड जो रहता है उसके बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड ए डायमेंशन। टेयर वेट ऑफ रेलवे वैगन इज वेट ऑफ वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, वेट ऑफ वैगन इन लोडेड कंसाइनमेंट। नहीं, ये तो क्लियर है, एम्प्टी कंडीशन को जो है टेयर वेट कहते हैं, और जब लोडेड रहेगा तो ग्रास लोड देखते हैं वहाँ। अगला क्वेश्चन है BMBS एयर ब्रेक सिस्टम फिटेड इन वैगन। वैगन में BMBC की जगह BMBS लिखा जाना चाहिए, दैट विल बी बेटर। BMBS बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है। इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है, बाइलेटरल सैक एडजस्टर इन बिल्ट ब्रेक सिलेंडर, ये है राइट आंसर। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी कोचेज में लगे हुए हैं या वैगन में जो ब्रेक सिलेंडर लगे हैं दैट इज द सिंगल एक्टिंग, बट जो अभी BMBS सिस्टम आया है वैगन में वो बाइलेटरल है, तो बाई डायरेक्शनल है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि डबल एक्टिंग। तो ये डबल एक्टिंग है जिसमें स्लैग को इनबिल्ड किया गया है सिलेंडर के अंदर, दोनों डायरेक्शन में लेता है, ठीक है, तो डबल एक्टिंग कहलाता है, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल स्लैग एडजस्टमेंट इनबिल्ड, तो यही है, इसलिए इसको बराबर याद रखना है। बाकी सब में जो कोचेज में यूज़ हो रहे हैं वैगन्स में BMBS के अलावा यूज कर रहे हैं वो सिंगल एक्टिंग है। कूलिंग ऑफ वाटर इज डन बाय एयर इन WDM3A लोकोमोटिव। देखिए मैंने बताया था CNW और वर्कशॉप और डीजल भी आएगा, तो ये डीजल के अब क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि WDM3A लोकोमोटिव में विच फ्लो ऑफ एयर किस तरह से रहता है, तो इसमें इंड्यूस्ड टाइप का फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है इन एल्को WDM3A एल्को OST इज माउंटेड ऑन, तो माउंटेड ऑन कहाँ पर है, ये माउंटेड कर रहे हैं, तो ये जो है कैम शाफ्ट पर है माउंटेड। इन GE डिजाइन डीजल लोको WDG4G, ये गुड्स वाले की बात कर रहे हैं। एयर कंप्रेसर इज ड्रिवन बाई AC मोटर से रहता है, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डीजल लोको WDG6G 6000 HP का GE लोको कंपनी के द्वारा है, ये 6000, ये भी गुड्स के लिए है। इसमें पूछ क्या रहा है कि क्या होता है, तो देखिए इसमें 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक रहता है, 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक। न्यू इंट्रोड्यूस्ड डीजल लोको WDG4G, देखिए 4G वाले में क्या है कि 12 सिलेंडर है 4 स्ट्रोक का, तो ये क्लियर हो गया, 4 स्ट्रोक की है, 12 सिलेंडर है। और जबकि 6G वाले में 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक है, और ये 4G वाले में 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक है। अगला क्वेश्चन है इन GE लोको WDG4G इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इज ऑफ, AC टाइप का है, तो AC ट्रांसमिशन, ये आपका क्लियर है। इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन बोथ वाल्व, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए कोई भी हो 4 स्ट्रोक, यहाँ डीजल इंजन की बात कर रहा है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन है, तो इसमें इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व में क्या होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। एक तो सक्शन स्ट्रोक,
कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक को या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहें, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो चारों स्ट्रोक लाइक दैट दिया है, सक्शन स्ट्रोक भी दिया है, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक ने। यहाँ पूछ रहा है इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड, कब बंद रहेगा? तो कब बंद रहेगा? सक्शन के समय तो इनलेट वाल्व खुला रहेगा, कंप्रेशन के समय दोनों बंद हो जाएगा, और पावर स्ट्रोक के समय भी दोनों बंद हो जाएगा, और एग्जॉस्ट के टाइम पे एग्जॉस्ट वाला खुलेगा। तो यहाँ है कि इस तरह से तो आंसर ही नहीं दिया है, तो इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक को माना जाए, चूँकि एग्जॉस्ट वाल्व तो पहले से ही बंद रहेगा ये, बट इसका एक्चुअल में राइट आंसर दोनों होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, बट जो प्रेफर्ड किया गया है कंप्रेशन स्ट्रोक, आप ध्यान रखिए। बट इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आपका कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक दोनों कंडीशन में बंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन जीएम RHHP लोगों, फ्यूल डाइल्यूशन। फ्यूल डाइल्यूशन का मतलब है कि जो फ्यूल है ये लुब्रिकेंट से मिक्स हो जाए, तो मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन ल्यूब ऑयल, तो इसी को हम कहते हैं फ्यूल डाइल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि इन जीएम को WDG क्रैंक वैक्यूम तो इजेक्टर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और प्रेशराइजर रहता है, और ये इजेक्टर के द्वारा वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TM पिनियन एंड बुल गियर रेशियो फॉर GM WDP4D। WDP मतलब पैसेंजर के लिए है 17:77, जबकि यहाँ WDG कर दें, अगर गुड्स कर देंगे तो हो जाएगा 17:90। ये G के लिए है और ये P के लिए है, तो यहाँ आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। TM एंड बुल गियर रेशियो, ठीक। हाउ मेनी पिस्टन रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन GM मॉडल WDP4B? पैसेंजर के लिए है ये, तो 6 तो रहता है, 6, तो 6 में यहाँ 2 आंसर है, तो 6 में वेरी वेरी क्लियर 6 रिंग रहते हैं, जिसमें 4 कंप्रेशन रिंग और 2 स्क्रैपर रिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेक ऑपरेशन इन कन्वेंशनल एल्को। क्या होता है डायनेमिक ब्रेकिंग के समय में? क्या होता है कि जो है ये सीरीज़ में पहले तो रहता है, यहाँ इसका पूछ रहा है, लेकिन फील्ड्स ऑफ आर ट्रैक्शन मोटर्स आर ब्रॉट इनटू सीरीज। देखिए जो भी ट्रैक्शन मोटर है इसके फील्ड्स को जो है हम सीरीज में लगाते हैं फॉर डायनेमिक ब्रेकिंग। इन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक लोको फिटेड विद द डायनेमिक ब्रेक, द करंट जनरेटेड ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो करंट जनरेट होता है ये क्या करेगा? ये रिवर्स होगा OHE में, और नहीं रिवर्स हो पाया तो क्या होगा? डिसिपेट इन हीट रजिस्टर। जो हीट रजिस्टर रहता है वहाँ पर वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हीट रजिस्टर लगाया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमांग्स्ट फॉलोइंग हु इज़ द चेयर। देखिए 70 क्वेश्चन आपका आ गया, मेन जो प्रोफेशनल था। अब 10 क्वेश्चन राजभाषा से रहेगा, तो वो 10वां चालू हो गया है, यानी आउट ऑफ 80 70 आपको अटेंड करना है। तो अब 70 में यहाँ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो जाएगा जो इंक्लूडेड है राजभाषा, तो आप इसको इंक्लूड करके आउट ऑफ 80 मैंने बताया था 70 आपको इसमें से अटेंड करना है। तो देख लेते हैं, एमांग्स्ट द हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन सदैव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये आपको तैयार करना है राजभाषा, ये आपको रेडीमेड है आंसर कि सेंट्रल हिंदी कमेटी के बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर। विच कैश अवार्ड स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट पर लिखने के लिए आपको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिलता है। अगला क्वेश्चन, विच अवार्ड स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरी कलेक्शन बुक इन हिंदी। देखिए स्टोरी और कहानीकार कौन थे इसमें से देख लेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो कहानीकार थे, कहानी इनका लिखते थे। अगर इसी की जगह स्टोरी की जगह पोइट्री वगैरह आ जाता तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते। तो आपका भी यहाँ 2 क्वेश्चन और तैयार हो रहा है कि ये है पोइट्री के लिए, ठीक है, पोइट्री के लिए आपका कौन हो जाते? ये मैथिली शरण गुप्त, बट मुंशी प्रेमचंद जो है स्टोरी के लिए हैं। सिंस व्हेन सेक्शन 3/3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1965 को आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976। देखिए 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, कई बार अमेंडमेंट पूछ लेता है कब कब हुआ है, 87, 2007 और 2000
विच कम्स अंडर बी रीजन। बी रीजन में गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, तो ये गुजरात है इसमें से। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये दोनों ए रीजन में आ जाते हैं। ए, बी और सी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वीं अनुसूची में कितने जोड़े गए हैं, तो 22 लैंग्वेज हैं। जब ये स्टार्ट था तब 14 लैंग्वेज थे, बाद में ये बढ़ करके 22 लैंग्वेज हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। कौन सा नहीं दिया गया? डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, तो सही है। ड्राफ्ट का हिंदी होता है प्रारूप या मसौदा, ये भी सही है। चार्ज शीट का मतलब है आरोप पत्र। रेलवे कोच का मतलब होता है रेल डिब्बा। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, तो ये नहीं है बराबर, मतलब इसका इंग्लिश और हिंदी बराबर नहीं है, इसके लिए यही कहा है कि विच इज नॉट गिवन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट, नहीं दिया है, मतलब किसका सही नहीं है। सैंक्शनड का मतलब होता है स्वीकृत, तो यहाँ अनुमोदित लिखा गया। एडिशनल जनरल मैनेजर, अपर महाप्रबंधक, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, मेमोरेंडम ज्ञापन, तो सैंक्शनड मतलब स्वीकृत होना है, तो ये रॉन्ग है। According to the rule 11/2 the Official Language Act 1976 in which all language should be the form of the title register used in any office of the central government में इस रूल के तहत 11/2 के तहत कोई भी रजिस्टर जो है बाइलिंगुअल होने चाहिए, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में, तो ये हो गया हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन 3/3, ये आपको राजभाषा पढ़ लेना पड़ेगा। उसमें 14 जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दस्तावेज इस नियम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रेजोल्यूशन आता है, प्रेस रिलीज आता है, एग्रीमेंट आता है, टेक्निकल बुक नहीं आता है। टेक्निकल बुक में मतलब आप इनको किसी भी उसमें लिख सकते हैं, जबकि ये सब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। अब आप पहुंच चुके हैं पार्ट बी में, यानी आपका पार्ट ए का 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपको 30 क्वेश्चंस जो आपके इस्टेब्लिशमेंट से रहेगा, लीव रूल से रहेगा। तो अब चलते हैं पार्ट बी के लिए, इसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ द LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन हिज होल सर्विस। देखिए LHAP क्या होता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, तो यानी ये 10+10 के अनुसार मिलता है हमको पर ईयर, यानी 1 जनवरी को 10 मिलता है, 1 जुलाई को नहीं है। और ये जनरली हम लोग सिक लीव के रूप में भी यूज कर लेते हैं। इसको पूरे सर्विस में एक्यूमुलेट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड है, ठीक है। जबकि यही अगर आपका LAP होता तो LAP 300 दिन है। तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि LAP अगर एक्यूमुलेट करने के लिए आ जाएगा तो 300 डेज रहेगा मैक्सिमम, और अगर HLAP आ गया तो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम LAP दैट कैन बी इनकैश्ड, इनकैश्ड की बात की है, जिसको आप ले सकते हैं। रेलवे एम्प्लॉय व्हाइल अवेलिंग पासेस PTO इन द इंटायर करियर की बात कर रहा है। देखिए अब आपको बता दें कि LAP जो इनकैशमेंट है ये 6 बार कर सकते हैं आप पूरे लाइफ में। एक बार में 10 दिन का लीव जाता है, 10 डेज का, ठीक है, 10 दिन का। 5 PTO आपको ये लेना है। कोई भी 1 दिन का LAP या 1 दिन का CL ले लेते हैं, सबके लिए वैलिड है। मिनिमम जिस समय आप ये ले रहे हैं उस समय आपका 30 LAP आपके पास बैलेंस होना चाहिए, 30 LAP बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल होगा। और 2 साल के गैप में, ये भी जानिए 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, 2 ईयर्स का गैप, ये गैप जरूरी है। तो अभी तो आपके HRMS में आ गया हुआ है, तो वहाँ पर स्लॉट दिया है 2-2 साल का, तो 2 साल का गैप जरूरी करना है। 10 दिन का 1 बार में मिलता है, और पूरे लाइफ में 6 बार मिलता है। जिस समय ये लेते हैं 30 डेज का LAP रहना चाहिए। तो अब इसमें देख लीजिए 6 बार मिलता है, यानी 10×6 60 दिन का LAP आप इनकैशमेंट कर सकते हैं होल लाइफ।
अगला क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू ए मेजर पेनाल्टी। रेलवे में माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, तो माइनर पेनाल्टी के लिए ये सब 11 है और इसके लिए है ये सब 5। तो आप यहाँ डाल लीजिए ये सब 1 जो है वो सस्पेंशन के लिए है, ये सब 7 जो है आपके उसके लिए रहते हैं इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, ये सब 11 जो है माइनर पेनाल्टी के लिए रहता है। तो यहाँ माइनर कर दिया। तो आपका ये हो गया, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपका यहाँ पर पूछा है मेजर पेनाल्टी, दैट इज द ये सब 5। विच अथॉरिटी इज एम्पावर टू आर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर DAR रूल 9। हम सब लोग नौकरी जो कर रहे हैं कहते हैं हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं, यानी उनकी महिमा पर हमारी नौकरी चल रही है। इसलिए आप ये समझ लीजिए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय पर कोई भी एक्शन केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनाल्टी इन बोथ द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट ऑन ड्यूटी, यानी ड्यूटी पर ले लिया जाएगा। एज पर एक्सटेंट रूल व्हाट इज द सीलिंग लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी फॉर एन एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 33 ईयर सर्विस। 33 साल की नौकरी करने के बाद 16.5 गुना या 20 टाइम्स 20 लाख रुपीज़, सॉरी 12.5 मंथ्स या 20 लाख, विच एवर इज लेस, विच एवर इज मिनिमम। ये है तो चूँकि मैक्सिमम तो हो नहीं सकता है, मैक्सिमम में तो आपका 16.5 मंथ्स का अगर जो रहेगा तो आपको हमेशा 20 लाख मिलेगा। तो रेलवे जो है आपको ज़्यादा तो देगा नहीं, तो वो 16.5 मंथ्स इमोलमेंट प्लस 20 लाख जो भी से, या 20 लाख जो भी कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा वही आपको देता है। तो ये अभी 20 लाख है, 50% DA जब हो जाएगा तो ये 25 लाख हो जाएगा, यानी 25% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन हैज ए रेलवे सर्वेंट होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट टू इंश्योर एज पर रूल 3/2/1 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। 3 नंबर जनरल है, फिर जो है 3/2 का 1 पूछ रहा है। तो इसमें रहता है इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू द ड्यूटी स्टाफ अंडर योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में रहता है सुपरवाइजरी लेवल पे है, तो जो उसके कंट्रोल में स्टाफ रहता है उनको करना है डिवोशन एंड इंटीग्रिटी। अकॉर्डिंग टू विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट हैज़ टू मेंटेन डिवोशन यानी डिवोशन क्या करना है। 3 नंबर जनरल है, 3/1/1 जो है ये आपका इंटीग्रिटी है, 3/1/2 जो है ये डिवोशन है। तो ये आपका डिवोशन है। तो अभी इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए, यानी 3 तो जनरल हो गया, ये 3/1/A इंटीग्रिटी के लिए हो गया, ठीक है, इससे इंटीग्रिटी है आपका, और ये आपका डिवोशन हो गया। तो यहाँ पर वो जो पूछ रहा है यहाँ पर डिवोशन ही पूछ रहा है, तो ये डिवोशन हो गया। ये यहाँ पर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है टू इंश्योर इंटीग्रिटी, ये क्या है 3/2.1। ऐसे प्रश्न के लिए आपको रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल पूरा अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ सर्विस कंडक्ट सर्विस ऑफ ग्रुप A एंड B 1802 IREC इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम नंबर 2 के अकॉर्डिंग हु इंटर्ड सर्विस 35 ईयर्स के पहले है तो उसके लिए 50 ईयर्स ऑफ द एज पर आफ्टर अटेनिंग 50 ईयर्स ऑफ एज। द RTI एक्ट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग, किससे करना है, ये तो हमेशा पब्लिक अथॉरिटी से किया जाता है। RTI एक्ट 2005 में अप्लाई हुआ था तो एक्टिव है, तो कभी कभी ये भी ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट पोर्टल डील्स विथ पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। देखिए पेंशन HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लीव एप्लीकेशन के लिए है और आपका पास PTO के लिए है। आई पास जो है ये आपका अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए है। और ARPAN ये क्या है आप ये जानिए, ये है एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। तो यही है आपका पेंशन के लिए, तो ये 4 नंबर का आपका लागू हो जाता है। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए LIMBS ये लीगल इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है।
तो ये आपका यहाँ पर हो गया ARPAN, आपको पता हो गया पेंशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू लीव ए रिकॉर्ड दियर एक्सपीरियंस वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस। एक्सपीरियंस के लिए अनुभव, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। निवारण जो है ये तो उसके लिए है, ग्रीवियंसेज के लिए। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरम ऑफ डिस्कशन बिटवीन द रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई ऑन मैटर। देखिए, रेलवे एम्प्लॉई मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में JCM, PNM एंड प्रेम, ये तीन इस्टेब्लिश्ड हैं, बट इसमें कह रहा है नॉट ए फोरम। कौन सा नॉट फोरम है, तो देखिए PNM तो है ही, JCM भी है और प्रेम भी है, तो इसका मतलब है रेलवे कन्वेक्शन कमेटी नहीं है, ये तो रेलवे बोर्ड के द्वारा एक गठित कमेटी होता है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ यक्स ग्रेसिया पेमेंट इन केस ऑफ डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट, देखिए पहले हमने पढ़ा कि ग्रेजुएटी कितना मिलता है, तो 16.5 टाइम्स इमूलमेंट और 20 लाख विच इज लेस मिनिमम। अब इसमें कह रहा है कि यदि एक्सीडेंट के कारण हो जाता है डेथ, जो है कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी इन इंडियन रेलवे, ऑन ड्यूटी अगर होता है तो उस समय मैक्सिमम 25 लाख रुपए है। ये भी 25% बढ़ जाएगा जब आपका DA 50% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ फ्रॉम फंड्स अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। देखिए, स्टाफ बेनिफिट फंड में कौन सा कवर नहीं है, कौन सा एक्टिविटी, तो एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल, ये तो है ही, ये तो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय के लिए है। वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार, कैंप्स, ये सब तो है ही। स्काउट्स एंड गाइड्स, ये भी है। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फंक्शंस फॉर इनाग्रेशन ऑफ न्यू फैसिलिटी, ये नहीं है, ये स्टाफ बेनिफिट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेनाल्टीज अंडर रूल 6 DAR 19। तो DAR के अंतर्गत रूल नंबर 6 में कौन सा लिखा है कि नहीं इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है। सेंस्योर तो इंक्लूड है, जब चार्जशीट दे करके आपको सेंस्योर कर दिया जाता है, यानी निंदा कर दिया जाता है, तो समझ लिया जाता है कि वो आपका चार्जशीट ही है, पेनाल्टी है। कंपलसरी रिटायरमेंट है ही आपका, और विथहोल्डिंग ऑफ द प्रिविलेज पासेस, PTO, सब ये भी, या दोनों ये भी है। सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन इज नॉट ए पेनाल्टी, ये बहुत क्लियर वर्ड आपको याद रहे कि सस्पेंशन इज नॉट ए पेनाल्टी। तो यहाँ कराइए पेनाल्टीज, तो पेनाल्टी में सस्पेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यस, बिल्कुल, चार्ज्ड एंड ओटेड, ये एक्सपेंडिचर हमारे बजट के होते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ऑडिट डिपार्टमेंट, ओटेड क्या होता है, ओटेड तो ये जो पार्लियामेंट में ओटेड रहता है, तो ये तो ऑलरेडी रहता है, तो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट हमेशा चार्ज एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। हु इज एम्पावर्ड टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अदर इन टू सर्टेन रिस्ट्रक्शन बाई रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा सर्टेन रिस्ट्रक्शन के अलावा 2 ही लोग रहते हैं, या तो GM होता है या रेलवे बोर्ड, बट यहाँ सर्टेन रिस्ट्रक्शंस लगा दिया है, और वन प्राइमरी यूनिट से अदर प्राइमरी यूनिट में तो GM को एम्पावर्ड होता है, GM कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 1600। देखिए, अब आपको बता दें कि प्लान हेड 16 जो होता है ट्रैफिक से रहता है, तो ट्रैफिक देखिए प्योर सिग्नलिंग रिपेयर यहाँ पर दिया है, ट्रैफिक फैसिलिटी, तो ये है आपका प्लान हेड। तो आपको प्लान हेड, प्राइमरी यूनिट आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 42। देखिए, बजट के इस प्लान हेड से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आपको बराबर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4200, तो 42 में क्या है कि देखिए 41 जो है MNP के लिए होता है, तो मैं ये बता दूँ 41, और 42 जो होता है प्रोडक्शन यूनिट के लिए, प्लांट के लिए, तो ये 42 हो गया आपका। तो यहाँ पर ही, और यहाँ दिया है स्टाफ क्वार्टर, ये तो 51 होता है, और ये होता है 52 जो है एम्यूनिटीज़। तो अब यहाँ पर 42 दिया है, यानी ये प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप हो गया, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो गए।
नेक्स्ट हम जाते हैं, विच इज़ करेक्ट प्लान हेड फॉर द RSP, रोलिंग स्टॉक प्रपोजल के लिए आप ये जानिए कि रोलिंग स्टॉक जो है वो 21/2100 तो 21 में रहता है, तो यहाँ तो 4162 ये 41 मैंने बताया कि ये तो आपका MNP का है, 42 वर्कशॉप के लिए है, और 1600 ये ट्रैफिक के लिए है, और ये 33 जो रहता है ये आपका हो जाता है ये SNT के लिए, तो ये SNT के लिए हो गया, ये ट्रैफिक के लिए हो गया, ये MNP के लिए हो गया, और ये वर्कशॉप के लिए हो गया। तो इसमें 21 नहीं है, इसलिए इसमें से सभी आंसर गलत हैं। ठीक, क्योंकि ये 2100 में रहता है। प्लान हेड जो 21 होता है वो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। तो इसमें क्या है, द एक्सटेंडेटर शुड नॉट प्राइमा फेसिया बी मोर देन द ओकेजन डिमांड, ये बहुत करेक्ट है। Every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of on his own money. It's also correct. Expenditure from public money should not be incurred in the benefit of the particular person. सेक्शन है अपने लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, सही है। पब्लिक मनी शुड नॉट बी स्पेंड थ्रू डिजिटल मोड, ये नहीं है, यहाँ का है इज़ नॉट कवर्ड। जो कैनन्स फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी है उसमें जो है ये कवर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जेम। जेम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग है, मार्केट प्लेस है। तो ये क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या होता है कि जो भी हमको सामान खरीदना है और इसमें सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटे जो सप्लायर्स होते हैं उनको भी। तो ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूज ऑफ जेम। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ द कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज यस थ्रू जेम इज मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम, ये तो सबके लिए है। तो मुझे तो लग रहा है एक ही पढ़ करके इसका आंसर यही है, सबके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, आइटम बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज़ हाईएस्ट वैल्यू इन ABC। ABC इन्वेंट्री में क्या रहता है, ए में सबसे महंगे वाले, तो वही है कि ए कैटेगरी में कह रहा है हाईएस्ट वैल्यू वाले तो ए कैटेगरी में रखे जाते हैं, उससे कम वाले बी में, और सबसे कम वाले सी कैटेगरी में रखे जाते हैं ABC एनालिसिस के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट आर क्लासीफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड हेड है। देखिए ये डिमांड हेड जो है 6 नंबर तो है C&W के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ C&W। फिर 8 नंबर ही इसका रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स का है, तो आंसर ये हो गया। और 9 नंबर जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक के लिए है। तो आपके इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस तैयार हो गए सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd एंड 4th डिजिट इन PL प्राइस लेजर। जब भी कोई आदमी स्टॉक आइटम होता है तो स्टॉक नंबर का प्राइस लिस्ट नंबर होता है PL नंबर, जो कि 8 डिजिट में होता है। तो 8 डिजिट के लिए क्या है कि इसका फंडा कि फर्स्ट 2 डिजिट, फिर सेकंड 2 डिजिट, फिर 2 2 4 1 3 1, यानी ये डिजिट है। तो अगर फर्स्ट 2 डिजिट देख लें तो वो होता है मेजर ग्रुप, तो इसलिए इसका आंसर हो गया मेजर ग्रुप। यहाँ फर्स्ट नहीं सॉरी, ये नहीं, ये सब ग्रुप हो जाएगा, 3rd सब ग्रुप आंसर है। ये सब ग्रुप के लिए है, ये मेजर ग्रुप के लिए है, ये आइटम का ही नंबर है, ये चेक डिजिट है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है 3rd एंड 4th, तो सब ग्रुप हो गया। तो ये हो गया PL 8 डिजिट का होता है। ये आंसर गलत है, ये का ये है सही आंसर। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन या वेबसाइट इज यूज्ड फॉर इशूइंग प्रिविलेज पास टू रेलवे एम्प्लॉय। कौन सा होता है प्रिविलेज पास के लिए, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लीव के लिए एंड पास के लिए HRMS यूज किया जाता है। RESS रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज एक पोर्टल है जिस पर आप अपना सैलरी, PF ये सब देख सकते हैं, IT वगैरह के टैक्स वगैरह। स्पैरो एक ऐसा है जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सेल्फ
अप्रेजल भरने के लिए है। IREPS इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये स्टॉक आइटम्स, नॉन स्टॉक आइटम स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा ये किया जाता है डील। तो ये आपके सभी तैयार कर दिए गए, बट राइट आंसर 2 नंबर या 4 में से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन डिफाइंस सरप्लस आइटम्स इन इंडियन रेलवे स्टोर? आइटम्स विच आर नॉट इशूड फॉर लास्ट 24 मंथ्स। यस, सरप्लस यही होता है जो 24 मंथ से अधिक समय से इशू न किया गया हो स्टोर से। अब इसमें 2 तरह के हो जाते हैं, मूवेबल सर्विस सरप्लस और नॉन मूवेबल। तो मूवेबल में हो जाता है कि 24 मंथ तो हो गया है, बट फ्यूचर में एंटिसिपेट किया जाता है कि इसे इशू किया जा सकता है। और नॉन मूवेबल में हो जाता है सरप्लस में, या डेट सरप्लस जिसे हम कहते हैं। तो डेट सरप्लस में कि 24 मंथ से तो यूज भी नहीं किया गया है और फर्दर इशू भी नहीं किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसमें क्लियर है कि सरप्लस आइटम विच आर नॉट इशूड फॉर 24 मंथ्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन डिस्चार्जिंग फाइनेंशियल पावर इन इंडियन रेलवे? तो जनरल फाइनेंस रूल जो होता है ये सबसे सुप्रीम पावर है, तो यही कहते हैं कि ये जो है सबसे हाईएस्ट पावर का है। 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ GST? GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेल टैक्स दिया है, गलत है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरह से आपका ये 30 क्वेश्चंस भी तैयार हो गया। 80 क्वेश्चन हो, टोटल 110 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें आपका लगभग 150 या 170 क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे अगर आपने देखा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में। आगामी LGS और LDC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फीडबैक है तो आप मेल कर सकते हैं, या इस दोनों नंबर पर व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, आप इसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं और वीडियोज़ भी देता रहूँगा। जब आप ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगामी वीडियोज़ हमारे मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।